लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो बीच में रास्ता भटक गए होंगे, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आता, ये तो आपको पता ही है। 3 नंबर में क्वेश्चन आया है और आप उसी को पूरा का पूरा आधा पेज भर दिया। क्या आपने वहां पर डायग्राम बनाया है या नहीं कि भैया बॉटनी के अंदर ये चैप्टर स्टफ है और जूलॉजी के अंदर ये चैप्टर स्टफ, कि भैया आज मेरा डेली का टारगेट ये है, तो आज तो आपने ये खत्म करना ही करना है। तो सब्जेक्टिव पेपर में बेटा आपको ना लिखना आना चाहिए, तो उनके ना छोटे छोटे पॉइंट्स बना लो और बस हमेशा उसको याद करो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। दिस इज नैंसी डेला। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो क्या आपकी रातों की नींद तो नहीं उड़ गई है कि एग्जाम आने वाला है। ऑब्वियसली थोड़ी सी तो नर्वसनेस होगी कि एग्जाम आने वाला है और ऊपर से बोर्ड्स हैं। आपने सुना ही होगा अपने मम्मी पापा से, बस 12th के एग्जाम अच्छे से कर लो फिर तो लाइफ सेट है। ठीक है, तो उसको लेके तो आप ज्यादा टेंशन में तो नहीं है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हाँ, डेफिनेटली आपके बोर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, आपका एग्जाम आने वाला है और थोड़ी सी नर्वसनेस अगर होगी तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा एग्जाम से पहले घबराना तो जायज सी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपकी प्रिपरेशन उससे इफेक्ट हो जाए, है ना। तो आज का सेशन क्या रहेगा, आज का सेशन ये रहेगा कि क्या हम बायो के अंदर 90+ स्कोर कर सकते हैं। टाइम कितना रह गया, टाइम सिर्फ 3 महीने रह गए। ठीक है, क्या 3 महीनों में पॉसिबल है ये करना। तो आप सोच रहे होगे कि मैम आपने तो हमें पूरे साल पढ़ाया है और अब आप एक वीडियो लेके आते हैं और आप कहते हैं कि क्या 3 महीने में पॉसिबल है। देखो बेटा, जिसने पूरे साल पढ़ाई करी है ना, उसके लिए तो पॉसिबल ही पॉसिबल है, उसके लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, उसके तो आने ही आने हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो बीच में रास्ता भटक गए होंगे, है ना, तो उनको सही ट्रैक पर लाने के लिए ये वीडियो है। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है कि टाइम बहुत कम बच गया है और इसमें आपके प्री बोर्ड्स भी होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, वाइवा भी होगा, उसकी भी टेंशन है, बहुत सारे बीच में इवेंट्स भी आएंगे, है ना। तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। तो आज का सेशन है हमारा एकदम रिलैक्स रहेगा। ठीक है, ज्यादा मैं आपको मतलब टेंशन नहीं दूंगी कि 3 महीने आ गए, 3 महीने आ गए। सिर्फ उस टेंशन को थोड़ा सा ईज करने के लिए मैं आपके साथ आई हूं ये प्यारा सा सेशन लेके। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इस बात का आपको मैं जवाब दे दूं कि किस बात का जवाब दे दूं कि क्या 3 महीने में पॉसिबल है 90+ लाना। तो बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है 3 महीना। देखो, अगर आपने पूरे साल पढ़ाई करी है लेकिन अगर आप लास्ट में पढ़ाई ढीली छोड़ देते हैं तो बेटा पूरी की पूरी कहानी चेंज हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर आपने पहले पढ़ाई नहीं करी और 3 महीने आप डट के तैयारी कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और एक बात ये देखो कि क्यों जरूरी है 12th में इतने अच्छे मार्क्स लेके आना। तो देखो, इसके पीछे ना रीजन है। अगर मैं बायो की बात करती हूं तो बायो का सिलेबस क्या है भाई, एनसीईआरटी से सिलेबस आना है। ठीक है, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आता, ये तो आपको पता ही है। चाहे आप अपने बोर्ड्स ले लो, चाहे आप अपना सीयूटी ले लो, चाहे आप अपना नीट ले लो, ठीक है, सिलेबस एक ही है, आपको वही पढ़ना है। क्या, एनसीईआरटी। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी बाहर का आपने नहीं पढ़ना है। लेकिन हाँ, एंट्रेंसेस में क्या रहता है ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, लेकिन 12th बोर्ड्स में बेटा ऑब्जेक्टिव भी आएगा और सब्जेक्टिव भी आएगा। तो आपको थोड़ा सा ना इलैबोरेट करके लिखना पड़ेगा। आपको डायग्राम, आपको आपकी जो चित्रकारी है ना वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। हालांकि मेरी तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बेटा मैंने ऐसे मैनेज कर लिया था, इतनी मैंने प्रैक्टिस कर ली थी कि डायग्राम की कि हाँ 90+ आ जाए, और मेरे 90+ आ गए थे। ऑलराइट, तो बेटा अब बात आती है कि कैसे करेंगे इतनी सारी चीजों को मैनेज, कि भाई टाइम थोड़ा सा कम है। ठीक है, ऊपर से आपके बोर्ड्स भी हैं, प्री बोर्ड्स भी हैं। प्री बोर्ड्स का सिलेबस अलग होता है। प्री बोर्ड्स में तो भाई पूरा का पूरा सिलेबस देना मतलब रहेगा, पूरा का पूरा सिलेबस आएगा आपका। लेकिन आपके बैचेस, आपके जो आप जहां से कोचिंग लेते हैं वहां पर सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ होगा। ऑलराइट, तो फिर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करने लगते हैं कि क्या मेरा जो प्री बोर्ड्स में जितने मार्क्स आएंगे क्या मेरे उतने ही फाइनल में आएंगे। तो ये हमें भी डाउट रहता था, हमें भी डाउट रहता था कि क्या मेरे जो इतने प्री बोर्ड में आएंगे ना, क्या मेरी जितनी परसेंटेज प्री बोर्ड में है क्या मेरे फाइनल्स में भी उतनी है। बेटा आपकी डेफिनेटली जो परसेंटेज है ना वो बहुत अच्छे से बढ़ने वाली है। ठीक है, किस तरीके से बढ़ने वाली है वो हम देखेंगे। तो पहले अगर मैं बात करूं, पहले मैं आपको बताती हूँ कि तैयारी किस तरीके से करनी है। ठीक है, तैयारी किस तरीके से करनी, किस तरीके से आपको ये एग्जाम को अप्रोच करना है। ऑलराइट,
तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से आप तैयारी करोगे, ऑलराइट, तो बायो के अंदर ना आपकी ना राइटिंग स्किल मैटर करती है। अगर आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक की, अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक ना आपको पूरी की पूरी आती है, पूरा का पूरा डायग्राम आता है, किस स्टेप के बाद क्या करना होगा, क्या प्रिंसिपल है, सब कुछ आता है। लेकिन ये 3 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है ना। अब इस 3 नंबर में क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए कि यार आपके पास कितना टाइम है। अब ऐसा नहीं कि भाई एक एग्जाम एक क्वेश्चन आया हुआ है और आपने वो बहुत बहुत अच्छे से उसकी तैयारी की उस चैप्टर की और आप बस उसी को लिखते जा रहे हो। वो 3 नंबर में क्वेश्चन आया है और आप उसी को पूरा का पूरा आपने पूरा का पूरा आधा पेज भर दिया। अब आपको आप फिर अपना टाइम देखते हो कि टाइम तो चला गया, अब तो टाइम बचा हुआ बिल्कुल कम है। और फिर जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, फिर वहां पर आप ज्यादा प्रेशर फील करते हो और फिर वहां पर आपकी थोड़ी सी कि यार अब मैं क्या करूं, अब तो टाइम भी बहुत कम बच गया है, मैं किस तरीके से एज करूं, ठीक है। तो वहां पे फिर आप पेपर को जल्दी जल्दी करना शुरू करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक होती है। तो ये थोड़ा सा ना 12th बोर्ड में बेटा ये मैटर करता है, एंट्रेंसेज में नहीं करता कि स्पेलिंग आपकी ठीक है या नहीं, ठीक है। आपको जहां पर रिक्वायरमेंट थी डायग्राम बनाने की, क्या आपने वहां पर डायग्राम बनाया है या नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपको तो ये देखना है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा गया है, कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग ही आपने उसका जवाब देना है। ऑलराइट, और ज्यादा उसमें भाई अगर डायग्राम की रिक्वायरमेंट है और आपके पास टाइम है तो डायग्राम बना दीजिए। आपको पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए। पेपर तो अटेम्प्ट तब करोगे ना तब चीजें आती होंगी पेपर तो अटेम्प्ट तब करोगे तब आपको चीजें आती होंगी। अगर पता चला पूरे पेपर में आपको 10 क्वेश्चन आते हैं, आप उन 10 क्वेश्चन में तो आप कितना भी टाइम ले सकते हो, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है। तो सबसे पहले तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट में सिलेबस में क्या, आपके सिलेबस में क्या क्या चैप्टर्स है, ठीक है। तो बॉटनी के चैप्टर्स बेटा आपके सामने हैं और जूलॉजी के जो चैप्टर्स है वो आपके सामने हैं। अब आपने क्या किया कि जैसे फैब में एग्जाम होगा, ठीक है, तो जस्ट सपोज आप लेके चल रहे हैं कि नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, ठीक है। फैब को हम एक्सक्लूड करते हैं, सिर्फ नवंबर, दिसंबर और जनवरी इतना टाइम आपके पास है। ऑलराइट, फैब हम रिवीजन के लिए छोड़ देंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, इन सब्जेक्ट्स के लिए हम छोड़ देते हैं। हम मान के चलते हैं कि हमारे पास इतना ही समय है, ठीक है। तो एक बार आपने ये देख लिया कि भाई 12th बायोलॉजी और बॉटनी के अंदर और जूलॉजी के अंदर ये चैप्टर्स है। अब आपने मार्क कर लिया कि कौन सा चैप्टर बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है, कौन सा चैप्टर आपको मतलब आगे मुश्किलें दे सकता है। तो सबसे पहले जैसे आपने मान लिया कि यार प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो जनरली स्टूडेंट्स को टफ लगता है, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं जो टफ चैप्टर्स हैं, है ना। अगर मैं बॉटनी की बात करूं तो जूलॉजी की अगर मैं बात करती हूं तो जूलॉजी में जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन ले लिया, एवोल्यूशन चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, कॉन्सेप्चुअल लगता है। तो ये जो चैप्टर्स हैं, जस्ट सपोज ये टफ चैप्टर्स है, आप अपने तरीके से मार्क कर सकते हो। अरे हर एक स्टूडेंट की बेटा जो अप्रोच की जो टेक्निक है ना वो अलग होगी। किस तरीके से उस किसी को भाई ये जो जेनेटिक्स है वो आसान लगती होगी, किसी को इकोलॉजी टफ लगती होगी, किसी को रिप्रोडक्शन आसान लगता होगा, किसी को बायोटेक्नोलॉजी टफ लगती होगी। तो आपने इसी तरीके से आपने देखना है कि भैया कौन सा जो चैप्टर है जो आपने बिल्कुल भी नहीं छुआ है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो आपने डेफिनेटली पढ़ा ही होगा, इतना तो मैं मान के चलती हूँ कि चैप्टर्स के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये चैप्टर्स है और थोड़ी बहुत तो आपको नॉलेज होगी, ठीक है। ये तो मैं इतना तो आपसे मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि एग्जाम बहुत पास आने वाला है। तो आपने इस तरीके से चीजें मार्क कर ली कि भैया बॉटनी के अंदर ये चैप्टर्स टफ है और जूलॉजी के अंदर ये चैप्टर्स टफ है। अब आप क्या करोगे, तो अब आपने ना एक प्लानर बनाना है, ठीक है। क्या आपको एक प्लानर की जरूरत है या फिर एक टाइम टेबल की जरूरत है? डेफिनेटली होगी। और बेटा जो टाइम टेबल है ना, इस तरीके से नहीं बनाना है बेवकूफों की तरह कि भैया मैं तो 24 घंटे में से मैं तो भाई 15+ घंटे पढ़ूंगा, ठीक है। मतलब ऐसा बेवकूफी भरा टाइम टेबल आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ना एक बार आपने जोश जोश में तो बना लिया तो पहले दिन या जब आपको ये पता चलेगा अरे नहीं हुआ ये तो, ठीक है, आप दूसरे दिन आप क्या करोगे, आधा घंटा इसी पे लगाओगे, अरे 15 तो ज्यादा हो गया था, चलो इसको तो 14 कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरे दिन भी ये नहीं फॉलो करोगे आप।
तो फिर आप क्या करोगे कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इसको ना 10 प्लस ही कर देते, मतलब 10 प्लस कर देते, इसके ऊपर जितना हुआ उतना मतलब प्लस पॉइंट है। तो बेटा प्लानर ना आपको ऐसा नहीं बनाना है जो पहले दिन से ही आपको ये पता हो कि यार ये तो पूरा ही नहीं होगा, ठीक है। मतलब रेलिवेंट लेके चलना है कि यार आप भी इंसान हो, है ना, आपके पास भी स्कूल होता, मतलब स्कूल में जाना रहेगा, आपको भी कोचिंग करनी होगी, आप भी किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से मतलब कोचिंग कहीं और से कोचिंग ले रहे होगे, आप हमारे साथ पढ़ रहे होगे। ऑलराइट, तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, तो आपने ना टाइम टेबल इस तरीके से बनाना है कि 10 प्लस 15 प्लस 13 प्लस घंटे इस तरीके से नहीं लिखना है। आपने क्या करना है भाई, आपने करना है कि जस्ट सपोज आपने बना लिया कि 6 आवर्स, ठीक है, 6 आवर में आप पढ़ूंगा, आपने इतना बना लिया कि 6 आवर मेरे लिए सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कर लिया तो मेरे लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है, मैं अपने आप को भाई शाबाशी दूंगा, लेकिन इतना तो करना ही करना है, इतनी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब जितना आपने इतना किया ना, तो आपके अंदर से खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आपने ना अपने टारगेट को अचीव कर लिया। अब टारगेट आपने कैसे बनाना है, टारगेट भैया ऐसा तो नहीं बनाना है कि भैया एक वीक में आपने कर लिए जैसे 2 चैप्टर्स, ठीक है। ये जो वीकली जो टारगेट्स होते हैं ना, ये जो वीकली जो टारगेट्स होते हैं ये तो बनाना ही नहीं है, सबसे पहली बात, ठीक है। हम कहां पर जाएंगे, हम जाएंगे डेली टारगेट्स के ऊपर। हम किसके ऊपर जाएंगे भैया, डेली टारगेट्स के ऊपर। क्यों, उसके पीछे का रीजन है, एक तो आपको ना डेली आपके बारे में आपको खुद ही पता चलेगा, ठीक है, चलता रहेगा कि आप पढ़ाई कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। अब अगर आपने एक वीक का टारगेट लिख लिया है, ठीक है, कि आपने मतलब संडे टू संडे आप कैलकुलेट करोगे, तो बीच के जो मंडे टू जो सैटरडे है ना, उसमें आप किसी दिन ज्यादा पढ़ोगे, किसी दिन कम पढ़ोगे, ठीक है, आप सोचते ही रहोगे, तो आपने इतना नहीं करना, मतलब अपने दिमाग को फालतू टाइम देना ही नहीं है दूसरी बातों को सोचने के लिए, एकदम पैक्ड रखना है कि भैया आज मेरा डेली का टारगेट ये है, तो आज तो आपने ये खत्म करना ही करना है। ऑलराइट, तो भैया हम वीकली टारगेट्स पे नहीं जाएंगे, हम डेली टारगेट्स पे जाएंगे, और हमारे डेली टारगेट्स इतने होंगे कि आप इनको अचीव कर सकते हैं। ऑलराइट, फालतू में भाई इतना नहीं बनाना कि दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो ये मेरा शेड्यूल है पूरा और अपने दीवार पे चिपका दिया, मतलब ऐसा नहीं करना है बेवकूफी वाला, मतलब एकदम रेलिवेंट लेके चलेंगे, ताकि जब आप डेली उस टारगेट को कंप्लीट करो ना, तो आपको खुद ही मोटिवेशन आएगी। तो आप पहले ये सोचो कि जो मोटिवेशन है कहीं दूर से नहीं आएगी। पहली बात, मोटिवेशन कहीं दूर से अगर आई है आपके पास तो 2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी, ठीक है, ये बात बिल्कुल लिख लो पूरी जिंदगी का। अगर आप कहीं और से मोटिवेट हो रहे हो, किसी और को देख के मोटिवेट हो रहे हो, या फिर आप मोटिवेट हो रहे हो आपके किसी कोई और अगर आपको मोटिवेट कर रहा है, तो भाई 2 दिन के बाद आप जीरो पे आ खड़े होगे। तो मैं ये चाह रही हूं कि मोटिवेशन आपको ना अपने खुद से ही मिले, ठीक है। अगर आपने जब सपोज एक चैप्टर बना लिया कि यार माइक्रोब्स वाला चैप्टर बहुत छोटा सा है, आज का आपका टारगेट है माइक्रोब्स को खत्म कर दोगे, क्योंकि छोटा चैप्टर आपको पहले भी आता है, तो भाई आज अगर आपने वो किया तो आप खुद ही क्या होगे, मोटिवेट होगे कि यस मैंने करके दिखा दिया। बस फिर डेली डेली आप मोटिवेट होते रहोगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, ना आपका दिमाग फालतू चीजें सोचेगा कि भैया कम टाइम रह गया है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो पहली बात तो ये तो सोचना ही नहीं है, दूसरी फालतू की बातें सोचनी नहीं है कि अब एग्जाम आ गया क्या आप ला पाओगे, ठीक है, ये फ्यूचर वाले सवाल नहीं होने चाहिए, मतलब आप लाओगे ये नहीं होना चाहिए कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं ऐसा, क्या मेरे नंबर आ पाएंगे, नहीं, आपको बस आपने बिलीव कर लिया कि यार आने ही आने हैं। हाँ बस इतना है कि जो चीज रिक्वायरमेंट है ना वो मैं डेली करने वाला, ठीक है, बस खत्म, आपको कंफर्मेशन मिल ही गई। अदरवाइज बार बार आप अपने दिमाग से क्वेश्चन करोगे ना, तो आपका बार बार दिमाग इधर उधर भटकता रहेगा, और आपने अपने दिमाग को अपने मन को काबू में रखना है, भटकने नहीं देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया भाई, आपने ना टफ चैप्टर्स को पॉइंट आउट कर लिया कि भैया ये जो चैप्टर्स है ना ये टफ चैप्टर्स हैं, उन टफ चैप्टर्स को ना आपने डिवाइड कर लिया, उन टफ चैप्टर्स को आपने डिवाइड कर लिया, ठीक है। उन टफ चैप्टर्स की ना आपने किस तरीके से डिवाइड कर लिया, आपने ना लिस्ट बना ली, ठीक है। जस्ट सपोज अगर मैं बात करूं एवोल्यूशन की, तो एवोल्यूशन चैप्टर की ना आपने लिस्ट बना ली, स्टार्टिंग कहां से करी है, जैसे पहला जो टॉपिक है वो रहेगा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का, ठीक है। सेकंड जो टॉपिक रहेगा बेटा ये रहेगा जैसे ओरिजिन ऑफ थ्योरी ऑफ लाइफ, इस तरीके से टॉपिक बना लिया आपने, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा
वो रहेगा जैसे कि एविडेंसेस, एविडेंसेस के अंदर आपने लिस्ट बना ली, एविडेंसेस का आपने कंप्लीट टॉपिक बना लिया। तो कहने की बात क्या है कि यहां पर आपने पूरी की पूरी चैप्टर्स की लिस्ट बना ली, ठीक है, और आपको पता चला कि जो टोटल जो टॉपिक है ना, जो टॉपिक है, टफ टॉपिक आपके जस्ट सपोज 50 बने, सारे के सारे चैप्टर्स बना के आपके 50 टॉपिक्स टफ बने, और ये वो चैप्टर्स होंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते होंगे, 50 टॉपिक्स, ठीक है। मतलब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते। भैया मैं जब भी यहां से टॉपिक करने वाला हूं ना, क्वेश्चन करने वाला हूं, तो मेरा गलत हो ही जाता है, और उसमें से मतलब आपके 5 से 6 से चैप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली जैसे जेनेटिक्स आपने ले लिया है, बॉटनी के अंदर, जूलॉजी के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशन ले लिया है, तो मतलब इतना भी नहीं कि भाई 7-8 आपने पूरी बॉटनी के अंदर 8 चैप्टर ऐसे ले लिए कि बिल्कुल भी नहीं आते, ठीक है। जूलॉजी के अंदर 6 चैप्टर है, आपने 4 चैप्टर ले लिए कि बिल्कुल भी नहीं आते, जी नहीं। मतलब आप कर सकते हो कुछ ना कुछ, तो आप चैप्टर्स को कर ही सकते हो, ठीक है, कुछ चैप्टर्स को तो आप कर ही सकते हो, लेकिन हाँ कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो बिल्कुल भी आपको नहीं आते होंगे। उस तरीके से आपने ना लिस्ट बना ली। अब क्या करना है, डेली आपको ये 1 आवर इसको देना है, डेली, ठीक है, डेली आपको 1 आवर देना है इसको। डेली टफ टॉपिक्स को अगर आप 1 आवर दोगे तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपको क्या पता चलेगा, बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपको पता चलेगा कि भाई डेली अगर मैं एक टॉपिक कर रहा हूं, ठीक है, तो दिसंबर तक आपके वो चैप्टर्स तैयार हो चुके हैं जो आपको बहुत ज्यादा टफ लगते हैं। अब एक टॉपिक आपने उठाया, जैसे सपोज एक टॉपिक आपने ना ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स उठाया, इस यूनिवर्स के आपने नोट्स कर लिए, इस टॉपिक की आपने एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, और इस टॉपिक को आपने समझ लिया, ठीक है। पीवाईक्यू 3 से 4 साल के आप देख लेना, पीवाईक्यू जब भी आप चैप्टर शुरू करो ना, तो एक बार पीवाईक्यू की ना पर लिस्ट देख लो कि भाई ये पिछले 2 से 3 साल है ना, सिलेबस सेम है, क्वेश्चन तो सेम ही आएंगे, कहीं बाहर से तो कोई दूसरे प्लेनेट से तो क्वेश्चन आएगा नहीं, सिलेबस छोटा सा है, वहीं से सारे के सारे क्वेश्चन आने हैं। तो आपने क्या करना है कि भाई मैंने एक चैप्टर देखा एवोल्यूशन, मुझे अब मेरा नेक्स्ट जो टारगेट है वो एवोल्यूशन है, तो आपने ना देख लिया कि अच्छा एविडेंसेस से क्वेश्चन आया, होमोलोगस और एनालोगस क्वेश्चन टॉपिक से क्वेश्चन आया ही आया, ठीक है। ह्यूमन एवोल्यूशन से कभी क्वेश्चन आया, कभी नहीं क्वेश्चन आया, लेकिन हाँ कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको जरूर मिलेंगे जहां से रिपीटेटिवली क्वेश्चन मतलब पूछे गए, तो बस उन टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है। अब इन टॉपिक को आप, ये टॉपिक आपको टफ लगते हैं ना, तो आप लिख के भी देख सकते हो, ठीक है, लिख के भी देख सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ऐसे चैप्टर्स आपने पहले डिसाइड कर लिए, और मैं ये भी नहीं कह रही कि भाई पहले पूरा ही करना है, इसके पीछे एक रीजन है। इसके पीछे रीजन क्या है, अगर मैं आपको ये बोल दूंगी कि एक चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आपने उठाया और 2 दिन में अगर आपने वो खत्म करना है, तो बेटा फिर ना जनवरी तक आप उस चैप्टर को भूल जाओगे, ठीक है, दिसंबर तक आप उस चैप्टर को भूल जाओगे। तो इसलिए मैं चाह रही हूं कि डेली आप एक करते रहो और उस चैप्टर के कांटेक्ट में आप रहो, ठीक है। और जैसे ही संडे आया, संडे आपने रिलैक्स कर लिया, चलो ठीक है आज तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तो पहले जो 5 टॉपिक आए सिर्फ आपने उनको रिवाइज कर लिया, क्योंकि 12th बोर्ड में ना बेटा सब्जेक्टिव जो स्किल है ना आपकी, वो भी मैटर करती है, राइटिंग स्किल मैटर करती है, आपको लिखना आना चाहिए। बेशक अगर आपके कॉन्सेप्ट वो दिमाग में क्लियर है तो बेटा उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपका एग्जामिनर है ना, वो तो उसको तो भाई जो आप लिखोगे वही समझ में आएगा। अगर आप अपने पॉइंट्स को अपने पेपर पे लिखोगे तभी उनको समझ में आएगा कि भाई इस बच्चे को ये चीज आती है, अदरवाइज भाई ये एंट्रेंस तो होगा नहीं कि भाई एक टिक लगा और आपका आंसर आ गया। तो सब्जेक्टिव पेपर में बेटा आपको ना लिखना आना चाहिए, तो डेली आपने एक टॉपिक उठाना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं बेटा, नेक्स्ट क्या रहेगा, हाउ कैन यू मैनेज योर टाइम, टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है, भाई मैंने आपको बता दिया भाई डेली। अब किस तरीके से हमने अप्रोच करना है, मैं फाइनल स्ट्रेटेजी में आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है। फाइनल स्ट्रेटेजी यही होगी कि आपने ना डेली 2 सब्जेक्ट उठा लिए, ठीक है, डेली क्या कर लिए भाई, 2 सब्जेक्ट उठा लिए। कौन कौन से, जैसे बॉटनी का जो बॉटनी आपको थोड़ा सा टफ लगता है, तो ये आपने बेटा केमिस्ट्री के साथ उठा लिया, ठीक है। और दूसरा बेटा कॉम्बिनेशन आपने जूलॉजी का और किसका उठा लिया, जूलॉजी और फिजिक्स का उठा लिया। अब देखो मैं सिर्फ आपको ना, आपसे मैं सिर्फ 1 घंटा तो मांग रही हूं टफ टॉपिक्स का, ठीक है, मैं 1 घंटा किसको मान रही हूं, टफ टॉपिक्स का। ये तो आपने करना ही करना है, टफ टॉपिक। सिर्फ बेटा मैं यहाँ पे बायो की बात करूंगी, बायो को आपने किस तरीके से अप्रोच करना है, बायो किस तरीके से अप्रोच करना है कि 1 घंटा तो आपने टफ टॉपिक उठा लिया बस। अब ये लगा लो कि दिन में ना 2 से 2.5 घंटे
ठीक है, 2 से 2.5 घंटे क्या पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, 2 से 2.5 घंटे या फिर 2 घंटे लगा लो, 2 घंटे 2 आवर्स क्या कर रहे हो बेटा, बायो पढ़ रहे हो। ऑलराइट, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 3 आवर हो गए। ठीक है, 3 आवर आपने भाई 5 to 6 आवर तो आप पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, है ना, क्योंकि अब एग्जाम पास हो चुका है। हाँ, संडे को आप ज्यादा पढ़ सकते हो। अब 3 घंटे टोटल बायो पढ़नी है, 1 घंटे आपने टफ टॉपिक ले लिया, टफ टॉपिक बॉटनी और जोलॉजी के आपने चैप्टर्स को कंबाइन कर लिया। ठीक है, कौन कौन से टफ टॉपिक है एक बार लिस्ट बना ली, और फिर 2 आवर बायोलॉजी आपने देनी है। अब आप किसी दिन 2 आवर, एक दिन आप बॉटनी पढ़ोगे, ठीक है, एक दिन आप बॉटनी पढ़ोगे और एक दिन आप जूलॉजी पढ़ोगे, चैप्टर आप कोई भी ले लो। ठीक है, अब आपके लिए चीज आसान हो गई। आसान कैसे हो गई कि ये 2 घंटे तो मेरे को वो चैप्टर्स करने जो कि बहुत आसान है ना। अगर आपका टाइम टफ टॉपिक को 1.5 घंटे में कवर करना है, ठीक है, यहां पर जो सपोज आपने एक टॉपिक ले लिया, एक टॉपिक यहां पर ले लिया और आपसे 2 घंटे आप ये करो आराम से, एक दिन बॉटनी, एक दिन जूलॉजी, एक दिन बॉटनी, एक दिन जूलॉजी, इस तरीके से आप अप्रोच करो। और संडे को रखो आपका रिवीजन। ठीक है, संडे को आपने रखना है अपना रिवीजन, संडे को आपने अपना रखना है रिवीजन। ठीक है, आराम से संडे को रिवीजन करो, फालतू की कोई भी भाई नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिलैक्स भी बनता है, थोड़ा सा रिलैक्स करना भी बनता है। ठीक है, वरना फिर पागल हो जाओगे। और इसी तरीके से ना सबसे पहले ना तो इधर भटकना है ना उधर भटकना है। करनी क्या क्या चीज है मेरी बात सुन लो। पहले तो आपने पढ़ना है नोट्स, फिर आपने क्या करना है, नोट्स पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, आपने पढ़नी है एनसीईआरटी एक्सरसाइज। एनसीईआरटी कर ली, एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपने कर ली। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपने कर ली, इतना आपने कर लिया। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आप लिखने क्या वाले हो। ठीक है, क्या लिखना है ये भी मैटर करता है भाई, है ना। इतना आपने कर लिया, फिर टाइम लगे तो उसके बाद आप पीवाईक्यू कर सकते हो, टाइम लगे तो आप पीवाईक्यू कर सकते हो, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका दोस्त ये कहता है कि भाई मैं तो ये मोटी रेफरेंस बुक यूज कर रहा हूं, प्रदीप, दिनेश, महेश, पता नहीं कौन से बुक यूज करना, तो उसको बोल भाई तू कर ले, पर मुझे मत बता, मुझे पता है मुझे क्या करना है। क्योंकि लास्ट टाइम में ना बेटा, लास्ट टाइम में भटकने से जरूर बचना है। ठीक है, क्योंकि आप सोचते हो कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये करूं, और आपको पता ही नहीं चलता आपके 10 दिन किस तरीके से चले गए। फिर आप उठाते हो, फिर आप स्टार्टिंग करते हो, फिर मैं प्लानर बनाते हो, फिर सोचते हो कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, फिर बैक टू जीरो। ऑलराइट, तो भाई सबसे पहले ये सारी की सारी चीजें आपने करनी है। ऑलराइट, बस अब धीरे धीरे अगर आप ये करते रहोगे ना, तो आपको कहीं और से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका डेली टारगेट मतलब आपको पता है कि आज का मेरा डेली टारगेट ये है, आप उसको खत्म करो, दैट्स इट। और बाय द एंड ऑफ दिसंबर, बाय द एंड ऑफ जनवरी आपको क्या लगेगा कि भाई मेरा तो मैक्सिमम सिलेबस कवर हो चुका है। ठीक है, फेब आपको पूरा का पूरा रिवीजन के लिए रहेगा। और अगर आपको एग्जाम में, जब एग्जाम डेट शीट आती है, तब आपके एग्जाम में अगर 2 दिन भी है ना रिवीजन के लिए, तब भी आपको टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप बार बार चीजों को रिवाइज करोगे, एक चीज आपको बार बार पढ़ोगे ना तो आपको आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, डायग्राम की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, बायो इज ऑल अबाउट डायग्राम्स। ठीक है, और डायग्राम की प्रैक्टिस करो। और आपको पता है कि डायग्राम कहां से आने वाले हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका इंपॉर्टेंट है, यहां से मतलब डायग्राम पूछे जा सकते हैं। तो टॉपिक फिक्स्ड है, मैंने आपको लिस्ट भी दे दी है डायग्राम की, और मैं आगे भी दे दूंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्या क्या मेन रोल रहता है बेटा, सबसे पहले आपकी तो डिटर्मिनेशन, भाई करना है तो करना है। ठीक है, कोई आपका फ्रेंड कहते हैं यार आज छोड़ना, क्या करोगे पढ़ के, डेली तो पढ़ ही रहे, जी नहीं, आपने जो सेट कर लिया उतना कर लिया बस। उसके बाद आपके पास टाइम है तो कुछ भी करो। ठीक है, अगर मतलब जो आपने टारगेट बनाया है ना वो तो करना ही करना। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो कल आप करने वाले हो, ठीक है, टुमारो जो आप करने वाले हो, उसका पूरा का पूरा जो मतलब लिस्ट है वो आपको सोने से पहले आपके पास होनी चाहिए कि भाई नेक्स्ट डे का आपका टारगेट क्या होगा। क्योंकि फिर आप ऑलरेडी ना प्लान कर चुके हो कि भाई कल का जो दिन आएगा ना मेरा, उसमें मैं ये करने वाला हूं, और आप उसको तैयार कर चुके होगे। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट डे की प्लानिंग ना रात को ही करके सोया करो कि भाई जो कल है मैं ये टॉपिक्स करने वाला हूं, ये मेरा टारगेट है। टारगेट ऐसा कि भाई आप उसको अचीव कर सको। हाँ, हमेशा अपने आप को थोड़ा सा पुश करो कि यार कल तो इतना किया ना, तो आज थोड़ा सा और ज्यादा कर लेता। और टाइम निकालो, थोड़ा थोड़ा टाइम। कैसे कि भाई खाना खाने में अगर आपका 1 घंटा लग रहा है, तो आपने 15 मिनट में, 20 मिनट में आपने खाना खा लिया, और जो 15 जो 20 मिनट आपकी जो बची है उसमें आप टॉपिक को रिवाइज करो। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, मैंने रिवीजन को बिल्कुल सेंटर में करना लिखा है,
ठीक है, रिवीजन को मैंने सेंटर में इसलिए लिखा है क्योंकि इसके बिना चीजें असंभव है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे सपोज आज टॉपिक आप पढ़ते चले गए हो, टॉपिक आप पढ़ते चले गए हो और आपको दिमाग में याद ही नहीं है, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आपने एक चैप्टर पढ़ा और एक चैप्टर आपको पूरा अच्छे से याद है, ठीक है, तो आप वो कॉन्फिडेंट फील करोगे ना, चाहे आप कितने ही चैप्टर कर लो। आप पूरे साल आपने पढ़ाई करी और आपके दिमाग में याद कुछ भी नहीं है, तो कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? नहीं आएगा। तो बस आपके दिमाग में याद होना चाहिए कि हाँ, अच्छा अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लूं कि एविडेंसेस क्या क्या है एवोल्यूशन के और किस बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या स्टेप है, तो आपके दिमाग में है, तो इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट हो, आपको याद है। अदरवाइज फिर ऐसा सोचोगे कि इतना सिलेबस है, याद तो कुछ भी नहीं है या कुछ याद नहीं है। ये टेंशन आती है ना जब एग्जाम आते, तो सबसे बड़ी टेंशन ये आती थी, अरे यार क्या करेंगे, ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो उसी के साथ होता है जिसने अच्छे से पढ़ाई करी हो। ऑलराइट, चलिए, एक तो डिटरमिनेंट आपको रहना है, कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है भाई, डेली का टारगेट आपने डेली करना है, हार्ड वर्क और पेपर अप्रोच आपकी पता होनी चाहिए। ठीक है, बोर्ड में ऐसे घबराने की जरूरत नहीं कि कल बोर्ड आ रहा है तो आप आज के जो टारगेट है ना आज का, तो आप उसको छोड़ ही दो। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज को टारगेट है, आप करते रहो, बोर्ड है आप देके आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि बोर्ड के चक्कर में आप 4-5 दिन ऐसे खराब कर दोगे कि हाँ, बट पेपर अप्रोच बोर्ड से ही पता चलेगी कि भैया पेपर अप्रोच आपको बोर्ड पेपर लिखने से पता चलेगी, प्री बोर्ड्स देने से आपको पता चलेगी कि कहां कहां आपका मतलब टाइम लग रहा था। लेकिन अगर आप टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, अगर आप टेस्ट दे रहे हो, आपने कोई सीरीज ज्वाइन कर रखी है या मतलब अगर आप हमसे पढ़ रहे हो, तो अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कहां कहां गलती है। ठीक है, और सबसे पहले भाई ये मेरा फेवरेट है, रिवीजन। रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं है। मैं अपने टाइम पर भी भाई मैं नया कम पढ़ती थी, लेकिन मैं पुराना रिवाइज करती थी। ठीक है, मेरी एक ये मतलब मैंने अपनी अप्रोच बना रखी थी जब मैंने अपने बोर्ड दिए कि भाई जो नया है ना, चाहे उसको आप थोड़ा सा कम पढ़ लो, लेकिन हाँ, पुराना रिवाइज करते रहोगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि अच्छा अब तो चीजें मुझे याद है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि किस क्या क्या चीजें हैं भाई, क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, तो भाई सबसे पहले तो डाइट अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आप छोले भटूरे खा के तो आप पेपर अच्छा नहीं लिख, मतलब आप पेपर के लिए तैयारी नहीं कर सकते, फिर तो आपको नींद ही आएगी। तो मतलब आप डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, लाइट आपने खाना है, ऐसा नहीं कि एकदम ठूस लिया सारा का सारा और फिर आप दोपहर में आप खाना खा के अब इतना खा के और फिर पढ़ने लगोगे। जी नहीं, डाइट आपकी हल्की फुल्की होनी चाहिए, फ्रूट्स जूस आप ज्यादा लो। ठीक है, सेल्फ रिवार्ड, अपने आप को मोटिवेट करते रहो। ठीक है, अपने आप को मोटिवेट करते रहो बाय डेली टारगेट। डेली टारगेट जो मैंने डेली टारगेट रात के सोने से पहले बना लो और कंप्लीट करोगे, कहीं और से मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मोटिवेट योर सेल्फ एंड प्रॉपर रिवीजन। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप कोई भी एग्जांपल है बेटा, आप अगर भूल रहे हो, इकोलॉजी के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप बार बार भूल रहे हो, तो उनके ना आप छोटे छोटे पॉइंट्स बना लो और बस हमेशा उसको याद करो। कहीं जा रहे हो बेटा, बस में जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो बस में बीच में आपने 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो आप भूल रहे हो तो उनको रिवाइज कर लो, खत्म बात। हाँ, बस रिलैक्स रहो, मस्त रहो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहो। ऑलराइट, तो ये थी बेटा स्ट्रेटेजी। आई होप ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी और आप इसको फॉलो करोगे और अच्छे से आप पढ़ाई करो, खुश रहो और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बोर्ड्स एग्जाम आने वाले हैं, कैसे करे क्या करे। मैंने बस एक बार आपको ओवरव्यू दे दिया है, इस तरीके से आप पढ़ाई करते रहो। रेस्ट अगर आप अच्छा करोगे, अगर आप मेहनत करते रहोगे तो रिजल्ट के बारे में मत सोचना। ठीक है, मेहनत करो, बस रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। और मिलते हैं जल्दी, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।